हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। ये है हिंदी पेडागोजी का लास्ट क्लास 8। क्लास 7 तक ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को देखा नहीं है तो आप जाकर के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हिंदी पेडागोजी का पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने कराया है, ये लास्ट है। इसको पढ़ाने का जो मेन रीजन है, मैं एनसीएफ 2005 आज का जो टॉपिक है वो लेकर के आई हूँ। इसको पढ़ाने का मेन रीजन यही है कि आपकी पेडागोजी थोड़ी सी इम्प्रूव हो, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के बेसिक चीजों को ही इंक्लूड कर रही हूँ। वैसे पेडागोजी तो आपका सीटेट में हर सेक्शन में 15 मार्क्स का आता ही आता है, लेकिन चूंकि मैं हिंदी पेडागोजी को कवर कर रही हूँ सब कुछ उसका, तो इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट किए हैं जिससे आपकी हिंदी पेडागोजी वो अच्छी होगी। आप कई बार कंफ्यूज होते हो कि इन 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन आपको सही लगते हैं। ऐसा कई बार होता है क्योंकि पेडागोजीज क्या है कि उसका कुछ ऐसे फिक्स आंसर नहीं है कि आप उसको रट लेंगे, वो समझने की चीज होती है। तो यहाँ पे हम पेडागोजी की बेसिक कुछ चीजों को समझेंगे जिसकी बात एनसीएफ करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, ये एनसीएफ क्या कहता है, लैंग्वेज के ऊपर इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीखने। बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। अगर आपने हिंदी पेडागोजी पढ़ा होगा, चाहे आप मेरे क्लास से पढ़े हो या कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको ये चीज पता होगा कि चॉम्स्की ये बात करते हैं कि हिंदी जो भाषा है वो बच्चों में जन्मजात सीखने की उनके अंदर क्षमता होती है। ये बात चॉम्स्की कहते हैं, वही बात एनसीएफ यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता होती है। कई बार बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही 2-3 भाषाएं बोलने और समझने की क्षमता होती है। ठीक है, जब बच्चा स्कूल आता है, आप देखते होंगे कि जैसे हिंदी आ रही होती है, तो जब बच्चा स्कूल आता है तो हिंदी के साथ साथ वो अंग्रेजी बोलना भी जानता है। इसके अलावा अगर उसके घर में मराठी बंगाली बोली जाती है तो वो भी वो जानता है। तो बच्चा स्कूल जब आ रहा है तो वो 2 से 3 भाषाओं को बोल भी पा रहा है, और अगर आप बोलेंगे तो वो उसको समझ भी पा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज है कि प्राथमिक स्तर पे जब बच्चा 1 से 5 की बात कर रहा है यहाँ पे, कि जब प्राथमिक स्तर पर बच्चा है तो उसको भाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। भाषा के माध्यम से मतलब आप बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो भाषा के माध्यम से पढ़ाइए। चाहे आप उसको गणित पढ़ा रहे हो, चाहे आप उसको पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हो। होता है ना कि 1 से कक्षा 3 तक जो गणित होता है वो बच्चों को भाषा के माध्यम से पढ़ाई जाती है, जो ईवीएस होता है वो भाषा के माध्यम से पढ़ाई जाती है। ठीक है, आरंभिक स्तर के गणित, समाज, परिवेश का ज्ञान भी मातृभाषा के माध्यम से ही कराना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चा सरलता से आसानी से उन चीजों को सीख सकता है, क्योंकि उस एज में वो भाषा ही होती है जिसको बच्चा बहुत अच्छे से समझ रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्राथमिक स्तर में शिक्षण का जो माध्यम है वो क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। कुछ भी सिखाएंगे वो उसके मातृभाषा से ही सिखाएंगे, क्योंकि बच्चा मातृभाषा में ही चीजों को बोलता है, समझता है। क्योंकि घर में जो भाषा वो बोल रहा है, जब उस भाषा में आप उसको पढ़ाएंगे तो ही वो उन चीजों को अच्छे से समझ पाएगा। फिर आप रिलेट कर सकते हैं एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से। ठीक है, द्वितीय भाषा जो सेकेंड लैंग्वेज होती है उससे क्या होता है, उसको सिखाने से क्या होता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक वृद्धि होती है, चिंतन होता है, और उसके बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर का विस्तार होता है। मतलब बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है, वो चीजों को सोचता है, समझता है, कल्पना करता है, चिंतन करता है द्वितीय भाषा को जब वो सीख रहा होता है। ठीक है, थर्ड है आपका, जहां योग्यता प्राप्त शिक्षक हैं, मतलब जहां पे आपको योग्य शिक्षक हैं और अच्छी सुविधाएं हैं, वहां पे आप इंग्लिश सिखा सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे ही, मतलब कि आप 1 से 5 तक जो प्राथमिक स्तर है, अगर आपके पास योग्य शिक्षक हैं और सुविधाएं अच्छी हैं तो आप प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। लेकिन
जो प्रथम 1-2 साल है, बच्चा जब स्कूल आया तो उसका जो 1 से 2 साल स्कूल में जो उसका स्टार्टिंग का है, उसमें आप बच्चे को किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे? उसके मौखिक, उसके बोलने पे और उसके सुनने की कुशलता पे आप उसको ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, ताकि वो सामान्य बातचीत कर पाए। अगला जो टॉपिक है वो है अंग्रेजी की कक्षा। अंग्रेजी की कक्षा में बच्चों को उनकी भाषा का प्रयोग करने से रोकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं आप देखें कि बच्चा वो बहुत छोटा है तो उसको अपनी भाषाओं को बोलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको बार बार रोकेंगे टोकेंगे तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा, ठीक है। और जो उसकी पाठ्य पुस्तक है और शिक्षण ऐसी पाठ्य पुस्तक पर निर्भर हो जो बच्चे को समझ में आए। जैसे आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, उसमें आपको चित्र देखने को मिलेंगे, फिर आओ करके देखें, आओ करके सीखें, तो उसमें बच्चों को क्या होता है कि एक्टिविटी करने के लिए मिलती है, फिर वो इमेज होता है तो वो बच्चों को मतलब उत्साह बढ़ाता है उन चीजों को करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यदि योग्य प्रशिक्षित शिक्षण उपलब्ध नहीं है तो अंग्रेजी जो है वो प्राथमिक स्तर के बाद कराएं। मतलब अगर आपके पास योग्य शिक्षक है, सुविधाएं हैं, तब तो आप प्राथमिक स्तर पे इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो जो अंग्रेजी है वो आप प्राथमिक स्तर के बाद पढ़ाइए। इसीलिए आप देखे होंगे पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो अंग्रेजी होती थी वो कक्षा 6 से पढ़ाई जाती थी, क्योंकि यही वो रीजन था, क्योंकि उस टाइम पे वो उतनी सुविधाएं नहीं थी। अभी तो बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश सिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन इस तरह से पढ़ाया जाए कि जो शिक्षार्थी है, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रशिक्षक अध्यापक नहीं है, शिक्षक नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो इंग्लिश को आप प्राथमिक स्तर के बाद पढ़ाइए, लेकिन इस तरह से पढ़ाइए मतलब कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो ऐसे स्तर से पढ़ाइए कि जल्दी से जल्दी आप उन विद्यार्थियों तक पहुंच पाए, उनके स्तर तक पहुंच पाए जो प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी पढ़ के आए। क्योंकि जब कक्षा, जैसे क्या है कि कक्षा 6 में आपने इंग्लिश से स्टार्ट करी, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से पढ़ के आए होंगे इंग्लिश, और उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। तो आपको ऐसा पढ़ाना है, मतलब स्टार्टिंग तो ऐसी करनी है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले उनको तो समझ में आए कि है क्या, फिर आपको उस स्तर तक पहुंचना है कि अब आप सारे बच्चों को मिला करके पढ़ाएं, जो पढ़ के आए हैं उनको भी समझ में आए, जो नहीं पढ़े उनको भी समझ में आए, ठीक है। अगर स्कूल में उच्चतर स्तर पर बच्चों के मातृभाषा में शिक्षण की व्यवस्था नहीं है, उच्चतर मतलब अगर आप 6 to 8 9 10th में अगर आप जा गए हैं तो वहां पे अगर मातृभाषा में शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो एटलीस्ट प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए, ठीक है। और किसी भी बच्चे की जो भी मातृभाषा हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं वहां पे भी मातृभाषा का एक माध्यम के रूप में यूज होना चाहिए और शिक्षार्थी को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की छूट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वे होती हैं। मतलब कि बच्चा जब प्राथमिक स्तर पे, जब स्टार्टिंग एज जो होती है स्कूल की, जब बच्चा आता है स्कूल में और अपनी भाषाओं को बोलता है, तो आप वहां पे उसको रोके टोके मत कि ये कैसे बात कर रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो गलत तो बोलेगा ही, अभी तो वो बहुत छोटा है। तो गलत सही जो भी बोल रहा है एटलीस्ट वो बोल रहा है, अपनी बातों को बता रहा है। अगर आप उसी टाइम पे उसको रोकने टोकने लगेंगे तो फिर वो डरने लगेगा, वो अपनी बातों को फिर कह नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो भी वो बोल रहा है, जिस भी भाषा में वो बात कर रहा है, उसको बात करने दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मातृभाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा या फिर जो आसपास की अपनी भाषा होती है, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है,
वो उच्च दक्षता का स्तर, बेहद संज्ञानात्मक विकास, अभिव्यक्ति, संवाद कुशलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण। क्योंकि देखिए, जो आपकी मातृभाषा होती है ना, वो आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जब आप सोच रहे होते हैं, किसी बात को सोच रहे होते हैं या कल्पना कर रहे होते हैं, तो आप अपनी ही भाषा में उन चीजों को सोचते हैं। वो चीजें तो कभी जा नहीं सकती, है ना। हम चाहे कितना भी, किसी भी लैंग्वेज, हम चाहे 3 से 4 लैंग्वेज में बात करते हो, लेकिन जो हमारी मदर टंग है, जो सबसे ज्यादा हम बोलते हैं अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने घरों में, उसी भाषा में हम कल्पना करते हैं, उसी भाषा में हम सोचते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और है, इसके बाद आपका ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, भाषा शिक्षण के मामले में संपूर्णतावादी यानी कि होलिस्टिक रुख अपनाने की जरूरत है। होलिस्टिक मतलब कि आपको उसके चारों तरफ, उसके सराउंडिंग, मतलब हर एक चीज को, भाषा को देखना है, चाहे वो लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षकों को, मतलब जो लैंग्वेज के टीचर हैं, चाहे वो हिंदी पढ़ा रहे हो, चाहे वो संस्कृत पढ़ा रहे हो, चाहे वो इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो जो लैंग्वेज के टीचर होते हैं, उनको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जो वहां का क्षेत्र है। क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं वो आसपास के क्षेत्र से ही आ रहे हैं, तो उनको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान क्या है, होना चाहिए, ताकि शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। लेकिन क्या होता है कि आदिवासी क्षेत्रों में दूसरी भाषा का ज्ञान जो है वो काफी कठिन होता है, मतलब उसकी संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि जो आदिवासी लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। तो जो वहाँ के लोग नहीं है, उनको वो भाषा नहीं आती है, तो इसके लिए उस क्षेत्र के जो भाषा जानने वाले शिक्षक है, उनको शामिल करना चाहिए। ठीक है, ये आपका लास्ट है, भाषा सीखने या सिखाने। भाषा आप सीख रहे हो या फिर सिखा रहे हो, तो उसमें छोटी छोटी शोध परियोजनाओं को आपको बढ़ावा देना चाहिए। छोटे छोटे आपको वो परियोजनाएं करनी चाहिए, ताकि क्या हो, भाषा जो है वो आसानी से सीखा जा सके। पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छा पुस्तकालय हो, स्कूल में अच्छा मतलब लाइब्रेरी हो, ताकि बच्चों को पढ़ने में मतलब वो रुचि उत्पन्न हो सके, पढ़ने के लिए, उनको लिखने के लिए वो प्रेरित कर सके। ठीक है, तो ये कुछ चीज जरूरी चीजें। तो यही है कि एनसीएफ यही बात करता है, समरी एक तरीके से हम समझे तो एनसीएफ इसी चीज की बात करता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा का प्रयोग करने दे, और द्वितीय भाषा को सिखाने के लिए भी मातृभाषा से कनेक्ट करके बच्चों को वो भाषा आप सिखाएं। बच्चों को अवसर देना चाहिए हर एक चीज करने के लिए। ठीक है, और छोटे मतलब जो आपकी मातृभाषा है, जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, उसी चीज में आप बच्चों को पढ़ाएं। मतलब जब बच्चा छोटा है तो खास तौर पे रटने पे एनसीएफ कभी बल नहीं देता है, बच्चों को एक्टिविटी करके सिखाना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो खुद से सीखें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके उसमें जरूर बताइए कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता या कुछ गलतियां लगती हैं, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।